डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या रहेगा आज के इस एपिसोड में खास, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास है आज सीधा मंत्रालय से। मूंग की फसल में लगने वाली बीमारियों की पहचान कैसे हो, मूंग की फसल में लगने वाली बीमारियों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से विस्तृत जानकारी दे रहे हैं DPPQS फरीदाबाद के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजय आर्य। आइए दिखाते हैं आपको। मूंग की फसल में सबसे पहली बीमारी पाउडरी मिल्ड्यू कहलाती है। इस रोग में पत्तियों और अन्य हरे भागों पर सफ़ेद चूर्ण जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बाद में फीके रंग के हो जाते हैं। जब संक्रमण गंभीर होता है तो पत्तियों की दोनों सतहें पूरी तरह से सफ़ेद पाउडर जैसी वृद्धि से ढक जाती है तथा गंभीर आक्रमण की स्थिति में पत्ते पीले हो जाते हैं और जिससे वे समय से पहले झड़ भी जाते हैं। इस रोग के प्रबंधन हेतु किसान प्रतिरोधी किस्म जैसे पूसा 9072 का उपयोग करें, फसल अवशेष को एकत्र करके नष्ट करें और जो कीटनाशक दवा है, जो रासायनिक दवा है कार्बेंडाजिम, उसको 500 ग्राम गीला करने योग्य स्प्रे इसका फसल के अंदर उपयोग करें और इस क्रिया को 15 दिन के बाद में दोहराएं। दूसरी जो मुख्य बीमारी है, जो दूसरा मुख्य रोग है, उसका नाम है एंथ्राकनोज। इसके लक्षण के अनुसार यह कवक पौधे के सभी ऊपरी भागों और वृद्धि के किसी भी चरण पर आक्रमण करता है तथा बीज अंकुरित होने के तुरंत बाद संक्रमण के कारण पौधे झुलस जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए, प्रबंधन के लिए खेत में उचित जल निकासी बनाए रखें और यदि रासायनिक आपको दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है तो बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें तथा रोग प्रकट होने के तुरंत बाद कार्बेंडाजिम 500 ग्राम या मैनकोजैब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और यह छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर दोहराएं। पीला मोजेक रोग, इसको यह रोग पीला मोजेक वायरस के कारण फसल के अंदर पाया जाता है। इसके लक्षण में शुरुआत में युवा पत्तियों पर हल्के बिखरे पीले धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे धीरे धीरे करके आकार में बढ़ जाते हैं और अंततः पूरी पत्तियां पूरी तरह से पीली हो जाती हैं। रोगग्रस्त पौधे बौने रह जाते हैं, देर से परिपक्व होते हैं और बहुत कम फूल तथा फलियां पैदा करते हैं। यह रोग एफिड के कारण होता है। एफिड क्योंकि गर्मियों के अंदर काफ़ी अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि से वायरस का प्रसार बढ़ जाता है। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए प्रतिरोधी किस्में जैसे PDM 54, PDM 84, 139 तथा UG 218 का उपयोग करें। रोग से संक्रमित पौधों के भागों को एकत्रित करके नष्ट कर दें और यदि रासायनिक दवा का इस्तेमाल करना पड़े तो रासायनिक दवा पेनकाजोल 10% EC 20 मिलीमीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर।
पराली मतलब धान की फसल कटने के बाद जो हिस्सा खेत में रह जाता है उसे पराली कहा जाता है। पहले के समय में हमारे किसान खुद धान की फसल की कटाई करते थे, जिसकी वजह से कुछ ही हिस्सा खेत में रह जाता था जिसे जलाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में धान की फसल की कटाई मशीनों द्वारा की जाती है और ये मशीनें फसल के ऊपरी हिस्से को तो काट देती हैं, लेकिन ज्यादा भाग खेत में रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे किसानों को समस्याएं आती हैं क्योंकि अगली फसल की बुआई करनी होती है। ऐसे में हमारे किसान उसे जला देते हैं। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब अगली फसल की तैयारी करनी होती है तो हमारे किसान खेतों में पराली को जला देते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं के समाधान के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पराली का धुआं पिछले कुछ सालों में एक बड़ी समस्या बनकर उभर कर हमारे सामने आया है। जब फसल कटाई का समय आता है तो हमारे किसान भाई बहन अपनी फसल को काट कर उसकी पराली बनाकर अक्सर उसे जला देते हैं, जिससे कि पर्यावरण को ही केवल हानि नहीं होती है, उनकी जो मिट्टी की उर्वरकता है और उपजाऊ क्षमता है वो भी कम होती है। और इसीलिए सरकार की तरफ से इस पे विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। सरकार ने किसानों के लिए, भाई बहनों के लिए दो तरह की प्रबंधन की व्यवस्था की है, एक इन सिटू प्रबंधन और एक एक्स सिटू प्रबंधन। इन सिटू प्रबंधन के लिए विभिन्न जो तकनीकी हैं, मशीन हैं, वो हम किसान भाई बहनों को मुहैया कराते हैं और इसका फ़ायदा भी किसान भाइयों ने बहुत उठाया है। और अब सरकार ने ये देखा है कि पराली को और भी बहुत तरीके से व्यवहार किया जा सकता है, हमारी इंडस्ट्री में भी व्यवहार किया जा सकता है, ब्रिक्स बनाने में भी काम आती है। तो एक एक्स सिटू प्रबंधन की भी व्यवस्था की गई है, जिसके लिए आपकी बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं, जो बेलिंग करती हैं, बेलर मशीन होती है, कटाई करती हैं और उसको सप्लाई करती हैं, ट्रैक्टर्स दिए जाते हैं, इसके लिए भी बड़ी मात्रा में सब्सिडी सरकार किसान भाई बहनों को दे रही है। और इसीलिए हमें हमारी किसान भाई बहनों से अपील है कि वे पराली जलाने की जो प्रथा है उसको समाप्त करने का बीड़ा उठाएं और स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ें, जिससे कि केवल पर्यावरण, जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषित ना हो केवल, और साथ ही साथ जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता है वो भी बनी रहे और किसान भाई बहन इसमें रुचि दिखाएं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मेरे प्यारे किसान मित्रों और बहनों, मैं आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि हर वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में धान की पराली जलाने की घटना बढ़ जाती है। किसान पिछले फसल की कटाई के बाद अगली फसल की बुआई के लिए खेतों को खाली करने के लिए पराली को जलाने का सहारा लेते हैं। जागरूक किसान मित्रों को पता ही है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे गंभीर एयर पोल्यूशन तो होता ही है, मिट्टी को भी नुकसान होता है और लोगों के हेल्थ पे भी असर पड़ता है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि भारत सरकार क्रॉप रेजिड्यू जलाने की समस्या के समाधान में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रयासों में हाथ बटाती है और इसके लिए वर्ष 2018-19 से क्रॉप रेजिड्यू नामक स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। किसानों लाभार्थियों के इस स्कीम के तहत धान की पराली के प्रबंधन के लिए सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, ज़ीरो टिल कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रोलिकली रिवर्सिबल माउल्ड बोर्ड प्लो, क्रॉप रीपर्स, रीपर बाइंडर्स, रेकर्स, बेलर्स, अन्य मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं। किसान और अन्य स्टेक होल्डर्स पराली के प्रबंधन के लिए उद्योगों के साथ सहयोग भी कर सकते हैं, जिसके लिए मशीनरी लागत का 65% भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।
आपके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हर वर्ष आग संबंधी घटनाएं कम हो रही हैं। इस वर्ष हम और भी अधिक प्रयास करेंगे। चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार ने किसानों लाभार्थियों को CRM के अंतर्गत अधिक मशीनों के वितरण के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करने तथा मशीनों के अधिक से अधिक उपयोग पर नज़र रखने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पहले से ही धनराशि जारी कर दी है। इस दिशा में राज्य सरकारों ने भी पर्याप्त कदम उठाए हैं। मैं अपने किसान बंधुओं से अनुरोध करती हूं कि वह धान की पराली का प्रबंधन करने में इस योजना का लाभ उठाएं और धान की पराली की पूरी तरह से रखरखाव करें। इससे हमारा जीवन प्रदूषण मुक्त बनेगा, मिट्टी में पोषक तत्व की अधिकता होगी तथा मनुष्य हेल्दी लाइफस्टाइल का आनंद भी सक्षम से ले पाएंगे। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे तुलसी की खेती के बारे में। पारंपरिक फसलों की खेती तो आप करते ही आए हैं, लेकिन अब औषधीय पौधों की ओर हमारे जो किसान हैं अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर आप तुलसी की खेती को अपना ले तो आपके लिए कई फायदे हो सकते हैं। तो किस तरह से की जा सकती है आसानी से तुलसी की खेती, आइए आपको बताते हैं। हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी पोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम विर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती 2 चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि।
आज हम बात करेंगे एक नई पहल के बारे में, जिसमें पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को एक ही जगह पर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसलों, कृषि उपकरणों और सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी और सटीक जानकारी प्रदान की जा सके। इन केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा, जिससे किसानों को उनके नजदीक ही सभी आवश्यक सेवाएं और जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इन केंद्रों के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। केंद्रित जानकारी। किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसान एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और स्कीम्स की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और समय की बचत होगी। सुविधाजनक सेवाएं। इन केंद्रों पर किसानों को सरकारी सब्सिडी, कृषि कर्ज, बीमा योजनाएं और अन्य सहायता के बारे में जानकारी और सुविधा मिलेगी। यह केंद्र किसानों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे और आवश्यक कागजी कार्रवाई में मदद करेंगे। समर्थन और सलाह। केंद्रों पर कृषि विशेषज्ञ और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे, जो किसानों को कृषि संबंधी सलाह, तकनीकी सहायता और समस्या समाधान में मदद करेंगे। डिजिटल सुविधा। पीएम किसान समृद्धि केंद्रों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे किसान ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण और अन्य सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। स्थानीय स्तर पर विकास। इस पहल से ग्राम पंचायतों में स्थानीय स्तर पर विकास होगा और कृषि सेवाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ेगी। किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना से आपकी कृषि गतिविधियां और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा। इससे आपकी खेती से जुड़े सभी मुद्दों पर एक ही जगह पर समाधान मिलेगा और आपकी जीवन शैली में सुधार होगा। यह थी पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की जानकारी। जुड़े रहिए किसान समाचार के साथ, हम लाते रहेंगे खेती से जुड़ी ताजा जानकारी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के अलग अलग सफल किसानों से मिलवाते हैं, उनकी दास्तानें आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप भी उनसे प्रेरित हो सके। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सबसे मुख्य फसल है अब एप्पल, क्योंकि सेब पे ही हम काम करते हैं, क्योंकि ये हमारी आमदनी का स्रोत है एक। जो हमारा ए ग्रेड का सेब होता है वो तुम हमारा मार्केट में अच्छा बिक जाता है। जो बी ग्रेड का सेब है, क्योंकि अच्छा तो है बी ग्रेड का सेब, ये
कि उसकी थोड़ी हमारे पास मार्केट नहीं मिलती, इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें। बी ग्रेड का ये ना समझो कि लोग कि बी ग्रेड सुन के ये ना करे कि ख़राब सेब का जैम बनाते हैं। बी ग्रेड ऐसा नहीं है, थोड़ा आकार में छोटा होता है, मतलब कई बार हिल्ड ओला पड़ जाता है, उसके दाग पड़ जाते हैं, इसलिए हमारे मंडी में नहीं बिकता। इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें और अच्छा दाम ले। तो हमने फिर है तो हमारी महिलाएं बहुत है, ग्रुप तो हमारा बहुत बड़ा है, महिला मंडल में बहुत लेडीज़ है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, इस कारण हम 3 लेडीज़ है इस पे आ गया है। मतलब 2-3 सालें हो गई हमारे को इसमें काम करते हुए फूड प्रोसेसिंग पे, जिसमें हम बनाते हैं जी जैम, एप्पल जैम हो गया, एप्पल चटनी हो गया, एप्पल सॉस हो गया, प्लम एपिटाइज़र हो गया, साथ में हम एक गेहूं का शीरा जो कि लेडीज़ों के लिए और बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको भी बनाते हैं। जैसे हम जैम बनाते हैं तो शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि साफ़ सुथरे हम ग्लव्स पहन के और एप्रन वगैरह टोपी वगैरह पहन के हम काम करते हैं, बिल्कुल शुद्धता से। कोई भी मतलब साफ़ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जैम बन रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वसुंधरा तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस समय पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में पान की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। साथ ही सर्दियों के मौसम की सब्जियों के खेतों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में धान के खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी जमा न होने दें। ओडिशा की बात करें तो यहां के पश्चिमी लहरदार क्षेत्र में दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहां के किसान बारिश की संभावना को देखते हुए मक्का, मूंगफली, कपास और सब्जियों के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में सब्जियों की नर्सरी में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार क्षेत्र में तैयार मूंग और मक्का की कटाई करते रहें। यहां के किसान अगेती मूंगफली की खुदाई का काम भी जारी रखें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार इलाके में टमाटर की बुवाई का काम किया जा सकता है। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाट इलाके में रब्बी से पहले वाली उन्नत किस्म के तिल की बुवाई का काम करें। बिहार की बात करें तो यहाँ के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों में जल्दी तैयार होने वाली उन्नत किस्म की सफ़ेद सरसों की बुवाई का काम करें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई का काम करें। इन सब्जियों की रोपाई उभरी हुई क्यारियों में करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज
आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। हमारे किसानों के लिए कई तरह के लाभ लेकर आती है ये योजना। अगर हमारे किसान इससे जुड़े हुए हैं तो वो जानते होंगे कि कितनी लाभकारी योजना है। अगर आप अभी भी इससे नहीं जुड़े हैं तो आइए आपको बताते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें अगर आपके पास कोई सवाल सुझाव है तो आप हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों अगले अंक में फिर नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।